नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। सामाजिक मुद्दों को उठाता हमारा खास कार्यक्रम जनहित में आपका स्वागत है। और आज जनहित में बात कानून व्यवस्था की। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवरों के बावजूद भी यूपी में एक बार फिर सिरफिरे बेलगाम हो गए हैं। उन्नाव में जहां गैंगरेप पीड़िता के घर आरोपियों के तांडव का मामला सामने आया, तो वहीं जालौन में छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और उन्नाव में दरिंदों ने नाबालिग गैंगरेप पीड़ित के घर आग लगाकर पीड़िता को मारने का प्रयास किया, जिसमें 2 बच्चे भी झुलस गए। और इसमें एक बच्चा 7 महीने का और दूसरी बच्ची 2 महीने की है। और इन दोनों घटनाओं से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष इन घटनाओं को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है और यूपी में फिर महिला अपराध का मुद्दा गर्मा गया है। इसी को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। 2017 से लेकर 2023 तक कानून व्यवस्था बेहतर हुई है पूर्व की सरकारों की अपेक्षा। तो सवाल तो उठाना लाजमी हो जाता है। दूसरी खबर की अगर बात करें, दूसरी खबर जालौन की है। जालौन में अपराध की इंतहा हो रही है और पिछले 20 दिनों से जिले में अपराध पैर पसार रहा है। हत्या का मामला हो या महिला अपराध, लूटपाट या मारपीट का, जिले की जनता डर के साए में जीने को मजबूर है। ताजा मामला दिल दहला देने वाला है। और दरअसल 2 सिरफिरे आशिकों ने परीक्षा देकर घर जा रही एक छात्रा की दिन दहाड़े बीच चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी। और इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके पर तमंचा छोड़कर भाग खड़े हुए। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने इस घटना को थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर अंजाम दिया। घटना ऐट कोतवाली क्षेत्र के कोटरा तिराहे की है और इस घटना के बाद इलाके का बाजार बंद हो गया, साथ ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना 8 क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें एक युवती के साथ 2 युवकों ने घटना कारित की थी। उस घटना में युवती की मृत्यु हो गई थी। तो उसके उपरांत तत्काल हमारी कई टीमें 4 टीमें गठित की गई थी इस पूरी घटना के अनावरण के लिए। जो मुख्य अभियुक्त है राजू अहिरवार, उसके विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई थी परिवार के द्वारा और मुकदमा पंजीकृत किया गया था। राजू अहिरवार को जब हिरासत में लिया गया एवं उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया। इसके अलावा अन्य जो हमारे पास साक्ष्य थे उसके आधार पर ये इस्टेब्लिश हुआ कि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते थे, लगभग 1 वर्ष से अधिक समय से, और दोनों ही एक दूसरे से लगातार संपर्क में थे और सोशल मीडिया के माध्यम से एवं कॉल्स के माध्यम से और बीच बीच में मिलते भी थे। तो और दोनों सजातीय होने के कारण दोनों की शादी की भी बात इसमें चली थी। लेकिन लड़का जो था, कुछ बात हुई लड़का और लड़की के मध्य, जिसमें जो लड़की है उसने फिर इससे संबंध विच्छेद कर लिए, जिस कारण से लड़का नाराज़ हो गया था और लगातार उससे संपर्क करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन लड़की ने उससे किसी भी तरह से मना कर दिया था हर तरह से। तो उसके बाद उसी नाराज़गी में उसने ये अपने एक ममेरे भाई के साथ मिलकर प्लानिंग की और आज दिन में ये घटना कारित की लगभग 11:30 बजे, जिसमें लड़की की मृत्यु हो गई थी। तो मामला बेहद ही गंभीर नजर आ रहा है कि ये कैसी कानून व्यवस्था है। 200 मीटर की दूरी, थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर अपराध को अपराधी अंजाम देकर चले जाते हैं और कानो कान भनक नहीं लगती थाने वालों को, यानी कि वर्दी वालों को, और कानून व्यवस्था बेहतर है का दावा करते हैं। दिन दहाड़े किसी को भी गोली मार दी जाती है। छात्रा को, जो ये घटना है, छात्रा को गोली मार दी गई। और आपको बता दें, सवाल अपराधियों पर शिकंजा कैसे कसेगा। कानून व्यवस्था को बेहतर होने के हम दावे करते नजर आ रहे हैं। शासन स्तर पर यह दावा किया जाता है कि जो हमारा प्रशासनिक अमला है वो बेहतर तरीके से, अब कानून का राज है, अब अपराधियों का राज खत्म हो गया। तो लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है कि अगर अपराधियों का राज खत्म हो गया है तो ये कौन है
जो दिन दहाड़े सरेराह सरेआम ऐसे घटना को देखकर किसी को भी मारकर हत्या कर कर फरार हो जाते हैं। कुल मजबूर लोग, और इसीलिए जनहित में यह मुद्दा उठाया जा रहा है। और अब बात उन्नाव की। उन्नाव में गैंगरेप पीड़िता के घर आरोपियों के तांडव का मामला सामने आया। नाबालिग गैंगरेप पीड़िता के घर आग लगा दी गई, जिसमें 2 बच्चे भी झुलस गए और इसमें एक बच्चा 7 महीने का और दूसरी बच्ची 2 महीने की है। बच्चों को कानपुर के हैलट अस्पताल भेजा गया। पीड़ित और उसकी मां का इलाज उन्नाव के जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना सोमवार रात करीब 10 बजे की है बताई जा रही है। और आपको बता दें कि दरिंदों ने झोपड़ी में आग लगाकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। पीड़ित और उसकी मां का आरोप है कि गैंगरेप करने वाले मुकदमे में सुलह करने का दबाव बना रहे थे। विरोध करने पर गाली गलौज की और इसके बाद उसे डंडों से पीट भी दिया और इसके बाद घर में आग लगा दी। 2 मासूम बच्चों को जलाकर मारने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि 13 साल के नाबालिग लड़की से 13 फरवरी 2022 को गांव के ही 5 युवकों ने रेप किया था और इसके बाद वो गर्भवती हो गई थी। 7 महीनों पहले उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। गांव के रहने वाले 3 आरोपियों अमन, अरुण और सतीश को जेल भेजा गया था और 1 महीने से जमानत पर हैं और इसके बाद फिर ये घटना सामने आ रही है। जिंदा जलाकर मारने की एक कोशिश अपराधियों की तरफ से। तो ऐसी घटनाओं को देखकर आप क्या कहेंगे कि वाकई कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है? और अगर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है तो ये जमानत पर आकर बाहर ये अपराधी जमानत पर आते हैं और इसके बाद फिर से अपराध को अंजाम देने की फिराक में लग जाते हैं। और इस मामले को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल बेहद अहम हो जाता है। दर्शक जुड़ सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं कानून व्यवस्था को लेकर कि अगर कानून व्यवस्था क्या वाकई पहले से सुधार आया है और अगर सुधार आया है तो ये फिर मामले क्यों सामने आ रहे हैं। इसको लेकर दर्शकों की राय बेहद अहम हो जाती है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही हैं, बीजेपी नेता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जयशंकर पांडे जी हैं, सपा नेता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, माजिद अरमान जालौन से जुड़े हुए हैं। जालौन की जो घटना हमने अपने दर्शकों को दिखाई, बताई, एक बार फिर से मामले को समझने की कोशिश करते हैं। रुख कर लेते हैं जालौन का। हमारे संवाददाता माजिद अरमान जुड़े हुए हैं। माजिद, क्या इस मामले को लेकर कोई अपडेट मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा और एक बार फिर से पूरा मामला दर्शकों को बताइएगा। जी बिल्कुल, बता दें आपको कि जिस तरीके से 2 युवकों ने फिल्मी स्टाइल में एक छात्रा की हत्या की है, तो कहीं ना कहीं इस हत्या के बाद से पूरे शहर में जो है लोगों का का माहौल और डर का साया बना हुआ है। क्योंकि ये पहली हत्या नहीं है जिले के अंदर जो एक लड़की की हुई है। छात्राओं की तकरीबन 3 हत्याएं 3 महीने में 3 हत्याएं जो सामने आई है वो एक चौंकाने वाली है, क्योंकि अपराध कितनी तेजी से गिरावट बढ़ती जा रही है। ये एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर सामने निकल कर आ रही, क्योंकि एक हत्या के लिए नहीं, मारपीट, लूट और इस तरीके के तमाम जो है अपराध सामने निकल कर जिले में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये डरा रहे हैं, क्योंकि ये जो अपराध जो निकल कर आ रहा है वो लोगों में, चहलों में डर जो भरता जा रहा है वो लोगों को सता रहा है। क्योंकि जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि अपराध मुक्त रहेगा और जिस तरीके से वादे किए जा रहे थे कि लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ, और इस तरीके से जो दावे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दावे फेल नजर होते आ रहे हैं। क्योंकि जो इस लड़की को मारा गया था वो एक गरीब घर की लड़की थी और वो अपने माँ बाप के साथ शिक्षा ग्रहण करने जाती थी, और उसके साथ आज पहली बार जब वो अपने घर से निकल के कक्षा में पढ़ने गई तो उसके बाद जब 2 लड़कों ने उसकी हत्या की, तो कहीं ना कहीं ये गरीब का खून हुआ है।
तो लोगों में गुस्सा आक्रोश जो बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से अभी पिछले दिनों की बात करें तो एक छात्रा की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। वो भी एक लड़की छात्रा स्कूल जा रही थी। एक लड़की की लाश जो है कुएं में मिली, वो भी एक छात्रा थी। तो कुल मिला के जो छात्राओं की मौत जो दिन दहाड़े हो रही है, हत्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को जरूर ये डरा रही है। तो हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ तरीके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन गिरफ्तार करना ही खाली एक काम नहीं होता है, क्योंकि अपराध जो बढ़ रहा है, लगातार हत्याएं हो रही है, लूट हो रही, चोरी हो रही है, इस तरीके से जो वारदातें हो रही है उस पर अंकुश कैसे लगाया जाएगा, ये प्रशासन को सोचना चाहिए। बिल्कुल बड़ा सवाल है और चुनौती है प्रशासनिक अमले के लिए कि आखिर अपराधों पर अंकुश कैसे लगाया जा सके। आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे विशेष संवाददाता उन्नाव से जुड़ चुके हैं अरुण अवस्थी जी, उनका भी रुख कर लेते हैं क्योंकि उन्नाव की इस घटना को प्रमुखता से के न्यूज ने दिखाया था। कल बड़े ही प्रमुखता के साथ इसे दिखाया गया क्योंकि बहुत यहां पर देखा जाए तो अपराधियों की जो हद है पार करके बर्बरता को भी यहां पर दिखाया गया है और प्रमुखता से के न्यूज ने इस खबर को बखूबी दिखाया था। तो अरुण अवस्थी का रुख कर लेते हैं, विशेष संवाददाता ताहिरा हसन जी भी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अरुण अवस्थी जी आपके पास आएंगे, क्या उन्नाव की घटना को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से बच्चों को कल रात में उन्नाव जिला अस्पताल लाके भर्ती कराया गया था, उसके बाद आज सुबह जब जो पीड़िता है उसकी जो 2 माह की बहन है जो कल के घटनाक्रम में झुलसी थी और जो उसका बेटा है 6 माह का जो वो भी झुलसा था, उनकी जब आज हालत थोड़ा सा क्रिटिकल हुई तो उन्हें उन्नाव से कानपुर के लिए रेफर किया गया और उर्सला में उनका इलाज चल रहा है। जैसा कि बताया गया, हालांकि पुलिस ने भी थोड़ी सी सक्रियता दिखाई है और 2 लोगों की गिरफ्तारी की बात सीओ पूर्वा के द्वारा बताई गई है। लेकिन अगर बात करें इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, तो चूंकि मामला लगभग 400 दिन का हो चुका है और 400 दिन में उसको न्याय नहीं मिला है। जो पीड़िता है वो अपने जो आरोपी हैं उनको जेल नहीं पहुंचा पाई है, क्योंकि पीड़िता ने पहले दिन 5 आरोपियों के नाम लिए थे और जेल सिर्फ 2 आरोपी भेजे गए हैं। 3 अभी भी कहीं ना कहीं बाहर है और बाहर ही नहीं है, उनका नाम ही घटना में नहीं जोड़ा जा रहा है। हालांकि जो पीड़िता के अधिवक्ता है उन्होंने न्यायालय की शरण ले रखी है और न्यायालय को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो 3 अभी भी अभियुक्त बाहर हैं उनको भी इस घटना में शामिल किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। अब ये कब होता है ये तो बात की बात है, लेकिन अगर अभी की बात करें तो इस पूरे मामले में सुलह करने का दबाव था पीड़िता पर, पीड़िता के परिवार पर, जिसको लेकर के 13 अप्रैल को पीड़िता के पिता के ऊपर हमला होता है और 17 अप्रैल की रात में पीड़िता पर हमला होता है, पीड़िता की मां पे हमला होता है और जिस समय ये हमला हो रहा होता है उस समय 13 अप्रैल की घटना में उसका पिता उन्नाव जिला अस्पताल में इलाज ले रहा होता है और उसकी मां और पीड़िता स्वयं गांव में होती है और वहां पे वही दबंग जो होते हैं, जो जेल से छूट के आए होते हैं, वो रहते हैं और साथ ही जो पीड़िता के बाबा और चाचा होते हैं वो भी दबंगों से मिल जाते हैं, वो भी उसी में शामिल हो जाते हैं और इस घटनाक्रम में उनके घर पहुंचते हैं और उनके साथ दबंगई करते हैं, दरिंदगी करते हैं, मारपीट करते हैं और बाद में जाते जाते घर में जो छप्पर रखा होता है उसमें आग लगा देते हैं, जिससे जो पीड़िता का 6 माह का बच्चा होता है वो झुलस जाता है, उसकी जो 3 माह की बहन होती है वो भी झुलस जाती है। अगर सीएमएस उन्नाव की माने तो सीएमएस उन्नाव का साफ कहना था कि पीड़िता की जो बहन है 3 माह की वो लगभग 45% जल चुकी है और जो पीड़िता का बेटा है 35% वो भी झुलसा हुआ है। दोनों की क्रिटिकल स्थिति को देखते हुए आज सुबह लगभग 11 बजे के करीब इनको कानपुर भेजा गया है और ये बताया जा रहा है कि कानपुर में इनका इलाज चल रहा है। जब पुलिस इस पूरे मामले को देखती है कि मामला गंभीर हो रहा है, उसके बाद पुलिस थोड़ी सी सक्रियता दिखाती है और इस पूरे मामले पर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा करती है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं चूंकि इस पूरे घटनाक्रम में पीड़िता के मां के द्वारा जो तहरीर दी गई, अरुण देखा जाए तो इसमें 5 लोगों की संदिग्ध इसमें संलिप्तता, लेकिन अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है, 3 अभी भी फरार हैं। बिल्कुल, इस पूरे घटनाक्रम में चूंकि जो घटनाक्रम 13 फरवरी 2022 का है जिसमें पीड़िता के साथ में दरिंदगी करते हैं, 5 लोग इसको पकड़ के ले जाते हैं और दरिंदगी करते हैं, उसमें से सिर्फ पीड़िता के कहने के बाद में भी, पीड़िता के लगातार बयान के बाद में भी, पीड़िता के लगातार प्रार्थना पत्र देने के बाद में भी सिर्फ जेल भेजने की कार्रवाई 2 अभियुक्तों पे होती है और 3 अभियुक्तों को क्लीन चिट कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस दे देती है और यही क्लीन चिट देने का कारण है कि दोबारा दबंग बिल्कुल दबंग
और बल मिल जाता है ऐसे अपराधियों को दोबारा से ऐसा क्राइम करने के लिए, ऐसा अपराध करने के लिए। ये क्लीन चिट जो मिल जाती है तो ये और बलवान बनाती है ऐसे अपराधियों को। वापस लौटेंगे, दर्शक जुड़े हुए हैं क्योंकि दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। चंद्र प्रकाश जी अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जमाना आ गया है कि उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में विभक्त कर दिया जाए। बुंदेलखंड, उत्तरांचल और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसको 3 हिस्सों में बांटा जाए ताकि उत्तर प्रदेश में ये क्राइम कम हो सके। उसका कारण क्या है कि आप देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और इसकी तुलना जो है पाकिस्तान से की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो उत्तर प्रदेश के बराबर है। मैं गर्व करता हूँ इस बात का कि योगी आदित्यनाथ इसको बहुत अच्छे ढंग से टैकल कर रहे हैं, परंतु फिर भी क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण उसके ऊपर कंट्रोल पाना मुश्किल है। पुलिस अपनी मुस्तैदी दिखाती है। मैडम, मैं आपको बताता हूँ, मैं रेलवे से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और सन 80 और 82 में जब कुंभ के मेले में हमारी ड्यूटी लगती थी, प्रयाग घाट स्टेशन के ऊपर दारागंज और प्रयाग घाट के बीच में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, सीढ़ियों का ही रास्ता जाना जाता है, परंतु वहाँ कितनी गुंडागर्दी होती थी। वहाँ के लोग हमें कहते थे, पंडित जी शाम को जो है 7 बजे के बाद निकलना नहीं। तो ये माहौल उत्तर प्रदेश का था। तो मैं अंत में इतनी बात कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ बखूबी इस अपनी बात को निभा रहे हैं। तो आज भी नहीं रहा चंद्र प्रकाश जी, अगर देखा जाए तो 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद महिलाएं तो रात के अंधेरे की बात तो हम बाद में करें, दिन के उजाले में सेफ नहीं है, अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकती हैं, तो हम रात का जिक्र ही ना करें तो बेहतर रहेगा। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। और अगर बेहतर कानून व्यवस्था हुई है तो ऐसे अपराध सामने क्यों आ रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक दर्शक चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, आज सीएम साहब, यूपी के सीएम साहब बोल रहे थे कि हमारे 17 से लेकर 22 में कोई दंगा नहीं हुआ, उसके पहले इतने दंगे हुए, उसका उदाहरण दे रहे थे। दंगे क्या चीज रोकते हैं? कानून रोकते होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि माफियागिरी और ये वो रेप के केसेज है या जो भ्रष्टाचार के केस है, उसको कानून नहीं रोक रही है, कानून दंगा को रोक रही है। इसलिए उसमें वो सक्सेस हो गए। एक भी दंगा नहीं बता रहे हैं यूपी में। इनको किस कैटेगरी में लेंगे? जो माफिया को मार देता है वो भी पुलिस की संरक्षण में मार देता है, ये कैसा अन्याय है? क्योंकि पुलिस की संरक्षण में जब माफिया को मारते हैं क्या आम आदमी को मारते हैं, एक ही बात हुई। माफिया कहाँ से पैदा हो रहा है? रक्त बीज पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ। और 5 साल में उन्होंने एक माफिया को इसको पकड़ लिया और इसी के इर्द गिर्द पूरी जनता को घुमा रहे हैं, और उसके बाद 3 माफिया और पैदा कर दिए इन्होंने। इसका मतलब क्या हुआ? इनकी कानून व्यवस्था कहाँ से सही है? इसका मतलब कैसे बांध रहे हैं पूरे भारतवर्ष को समझ रहे हैं। प्रेम जी शुक्रिया राय साझा करने के लिए। सवाल बेहद गंभीर, और सवाल इस बात को लेकर कि ये जो घटना सामने आ रही है उन्नाव और जालौन की घटना, और ये घटनाएं सिर्फ उन्नाव और जालौन की नहीं है बल्कि अगर पूरे सूबे की बात की जाए, क्योंकि जो तस्वीर कैमरे में कैद हो जाती है वो हमारे लिए मुद्दा बन जाती है, हम उसको लेकर जिक्र करते हैं, उसको लेकर चर्चा करते हैं। लेकिन ये चर्चा करने की नौबत कानून व्यवस्था को लेकर आती क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ जय प्रकाश जी बैठे हुए हैं, सपा नेता हैं, आपका रुख कर लेते हैं। जय प्रकाश जी, कानून व्यवस्था बेहतर है, उन्नाव और जालौन की घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? अनम्यूट करिएगा। जयप्रकाश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिएगा। अब आई जी, आवाज आ रही है मैम? हाँ जी आ रही है। मैं ये कह रहा था कि इन 2 अपराधों में अपराध की एक अलग श्रेणी है, आधी आबादी की। और आधी आबादी के संदर्भ में ये बात आप साफ साफ जान लीजिए कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था तब भी जो बड़े थिंकर थे या आजादी की लड़ाई में हम रोल था, बाबा साहब रहे हो, लोहिया रहे हो, ये सारे लोग एक चीज की बार बार चेतावनी दे रहे थे कि जो ये दक्षिण पंथी जमात है जिनके सपनों में हिंदू राष्ट्र का सपना है, ये 1940 में बाबा साहब ने साफ साफ कहा था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के संबोधन में कि अगर ये वर्चस्व में आए, सत्ता में आए, तो जो सबसे बड़ा नुकसान होगा देश का वो आधी आबादी और दलित का होगा।
और आज 80 साल बाद, चूंकि 40 से आज 80 साल हो गया, 80 साल बाद देख लीजिए कि क्या कारण है कि अपराध तो बाकी जो है उस पर विश्लेषण होगा, लेकिन महिलाओं पे और दलितों पे अत्याचार में उत्तर प्रदेश जो रामराज का आइडियल माना जा रहा है, योगी पार्ट 2 माना जा रहा है, वहां अच्छी बात है, लोहियावादी विचारधारा का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर्टिकुलर किसी एक विशेष वर्ग को लेकर नहीं है। नहीं, वर्ग को ही लेके सुनिए, वर्ग का क्यों फर्क है? क्योंकि जो सत्ता में रहने वाले लोग, आप याद करिए, चाहे हाथरस की घटना हो या कुलदीप सेंगर का इसी उन्नाव की घटना हो या कानपुर में परमिला दीक्षित, नेहा दीक्षित जो गरीब झोपड़ी में रहने वाले थे, उनको भी जिंदा इसी प्रशासन के लश्कर ने जला दिया। तो सवाल यह है कि जब मर्दवादी सोच संस्कार के लोग होंगे तो जो अपराधी होते हैं, जो आप कह रही थी कि ये दीवाना या मजनू टाइप व्यक्ति था, जो आप जालौन की घटना का जिक्र कर रही थी, मजनू खुदकुशी करते हैं, लेकिन मजनू को यह मालूम था कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अगर हम इसको गोली मार देंगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है, और वो वही हुआ। नहीं तो वो पुलिस के थाने के जज के दायरे में थे, वो 100 बार नहीं सोचते। मैं ये जरूर कह रहा हूं आपसे कि भाजपा की जो पुरुषवादी सोच है, नारी विरोधी सोच है, उससे परोक्ष अपरोक्ष रूप से इस तरह के लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। और ये जो घटना आप बता रही हैं, ये तो बहुत दुखद है, रोने वाली है। ये तो अभी ज्यादा से ज्यादा महिला सीट आरक्षित कर रही है, बीजेपी महिला सशक्तिकरण का जिक्र कर रही है, फिर भी ये सोच में इतना डिफरेंस क्यों नजर आ रहा है? जो हमारे बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं, इन्हीं से जानेंगे। उससे पहले एक दर्शक जुड़े हुए हैं हमीरपुर से, हमारे साथ जलीश खान जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको? जी, मैं इजीली जी सोनी जी, ये जो कानून की राज बात होती है, कानून एक दिन में कुछ नहीं बदलता, और इतना बड़ा प्रदेश है, 22 करोड़ की आबादी है। सबसे बड़ी चीज है, ये सबका दायित्व बनता है, हर आम नागरिक का दायित्व बनता है कि वो इसमें मदद करे, और विशेषकर जो सत्ताधीश जो है, उनसे जुड़ी पार्टी के लोग हैं, वो भी अगर इसमें अनावश्यक सिफारिशें करना अगर बंद कर दें, पुलिस को जो फ्रीडम अगर दिया जाए, तो निश्चित रूप से इस तरह मनबड़ लोग, बिल्कुल ये बात बहुत अच्छी कही है आपने कि अगर पुलिस को फ्रीडम दिया जाए तो मुझे लगता है कि अपराधों में अंकुश जरूर लगेगा। ये बात तो सच है कि सत्ता के दबाव में कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला काम करता है। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रुक करेंगे। बीजेपी नेता हमारे साथ अश्विनी जी जुड़े हुए हैं। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, सवाल कानून व्यवस्था को लेकर। जो जालौन और उन्नाव की घटना सामने आ रही है, दिल दहला देने वाली ये घटना है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े जमानत पर वो बाहर आते हैं और फिर भी अपराध करने के लिए कितने आमादा हो जाते हैं। ये बड़ी बात है कि इतना बल, कहाँ से इतनी हिम्मत मिलती है कि अभी एक अपराध करके हम जेल में सजा काट कर आ रहे हैं और अब दूसरा अपराध फिर से करने की तैयारी, वापस से जेल जाने की तैयारी, क्योंकि उनको पता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो जाएगी और जमानत पर हम फिर बाहर आ जाएंगे। अश्विनी जी का रुख कर लेते हैं। अश्विनी जी, कानून व्यवस्था को लेकर बार बार सवाल विपक्ष भी उठाता है और आज सवाल हम भी उठा रहे हैं। आज ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के बाद से 2023 तक कानून व्यवस्था बेहतर रही है, बेहतरी पर है। कैसे? जी देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया वो अक्षरशः सत्य है। पिछली सरकारों तो फिर जालौन और उन्नाव जैसी घटना सामने नहीं आनी चाहिए? सोनी जी, जो सवाल हो एक साथ कर लें तो मैं जवाब दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सवाल यही है, क्योंकि प्रतिक्रिया भी मायने रखती है सर जी। नहीं, सारे प्रतिक्रिया तो बस 1 सेकंड में प्रतिक्रिया नहीं होती, सवाल कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सवाल पूरा हो चुका है, आप जवाब दीजिए जी। तो थोड़ा धैर्य से सुने। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली सरकारों को और इस सरकारों में बताया 6 साल में कहीं कोई बता दे एक दंगा हुआ है। भाई जयप्रकाश जी ने बहुत सी चीजें कहा और महिमा मंडन अपनी सरकार का किया। इस सरकार की तो विफलताएं गिनाएंगे क्योंकि विपक्ष में बैठे हुए हैं। मगर आज के दिन में मैं बताना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश में
कोई दंगा नहीं हुआ, दंगा रहित, ये एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। 70% जो है अपराधों में कमी हुई है पिछली सरकार से 17 के बाद। उसके बाद जो कानून व्यवस्था की बात है, मैं बताना चाहूंगा 18 महीने का मेरे पास रिकॉर्ड है। 18 महीने में महिला अपराधों में 35 लोगों को फांसी दिलाई गई है। ये सरकार का प्रयास है। 65,000 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। 77 लाख पूरे इंडिया में ज्यादा जो अपराध हैं वो पोर्टल पर है, ई पोर्टल पर है, कोई भी देख सकता है कौन सा अपराध है, क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुई। समाजवादी पार्टी सरकार में ये सब चीजें नहीं थी। मैं अभी उस पर आता हूं, इनकी सरकार पर 1,000 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है, 3,000 लोगों को 10 वर्षों से ज्यादा की सजा हुई है और उसके बाद 10 वर्षों से कम के लोगों की सजा हुई है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में, देखिए प्रदेश बड़ा है, अभी आपके संवाददाता दोनों भाई हमारे यहाँ हैं, इन्होंने जब अपना रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट में ये जरूर कहा दोनों लोगों ने कि पुलिस ने अपना कार्रवाई की है। अब वो कहने का तरीका चाहे जो भी रहा, पुलिस ने कार्रवाई की है, त्वरित कार्रवाई की है, चाहे जो कार्रवाई की है। 6 साल पहले एक हमारी माननीय विधायिका 400 FIR हुआ साहिब भाई, कह रहे जयप्रकाश जी, मैंने तो आपको धैर्य से सुना, या तो कहिए अभी आधे घंटे है तो मैं आपको भी ना बोलने दूं। बोलिए। नहीं, यहाँ पर बोलने की होड़ नहीं है सर, यहाँ पर अपनी अपनी बारी का इंतजार करिए, जवाब देना आपका काम है, आप जवाब दीजिए। जी तो मैं दे रहा हूँ। 6 साल पहले माननीय विधायिका है संजू देवी, उनके पति की हत्या होती है अंबेडकर नगर में, मुकदमा दर्ज नहीं होता है। इस समय का प्रकरण जो चल रहा है, राजू पाल, उमेश पाल, ये प्रकरण, इनका अपहरण कब हुआ था, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ उस सरकार में। उसके बाद और आज जो है आजीवन कारावास मिला था, कब किसके सरकार में मिला है, अतीक अहमद। अब तो खैर वो अपराधी नहीं रहा, लेकिन यही लोग 2 तरह की बातें करते हैं। असद मारा जाता है एनकाउंटर में पुलिस के ऊपर गोली चलाते हुए, पुलिस ने उसको शूट कर दिया, वहां पर चित्कार मचाता है लोग। ये क्या कहते हैं, राम गोपाल जी कहते हैं बेचारा अतीक, ये भी मार दिया जाएगा, बेचारा अतीक, कुत्ते से तो हाथ मिलाते रहते थे, वो तो खैर छोड़िए। क्यों? उसने पुलिस पर गोली चलाई असद ने, तो पुलिस फूलमाला नहीं पहनाएगी। अब यही दूसरी घटना होती है प्रयागराज में, अतीक के ऊपर गोली चलती है और पुलिस ने अदम्य साहस दिखाते हुए पकड़ा उन लोगों को, गोलीबारी से अपने वहां पर। अच्छी बात है अश्विनी जी, उस घटना को मुझे लगता है एक एक कड़ी को हर किसी ने बड़ी बखूबी से देखा है और सवाल वहां पर भी उठे कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा घेरे में एक माफिया को मार दिया जाता है, हालांकि उसे मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर जाया जा रहा था, और कैसे मार दिया गया, तो ये अपराधी कैसे आ गए। हम उस बात का जिक्र ना करें तो बेहतर रहेगा। हम अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं। अश्विनी जी, हम अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं। जालौन और उन्नाव की घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, माफिया नहीं रहा, हम उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? माफिया अतीक अहमद अतीत में चला गया तो उसे अतीत में जाने दीजिए, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। एक दर्शक जुड़े हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अश्विनी जी, थोड़ा सा अपने आप को रोक लीजिए, बहुत जवाब देना है अभी। गिरीश शुक्ला जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। हेलो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राजनेता हैं वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी बदमाशों को जान से मरवाकर उनका सब कुछ नष्ट करके उन्हें कमजोर करके अपनी राजनीति मजबूत कर रहे हैं, लेकिन अपराधों को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। और नीडी और ग्रीडी जनता को बनाया गया है, वीर भोग्यो वसुंधरा, जो वीर होते हैं वो वसुंधरा का भोग करते हैं। यहाँ पर जनता को इतना कमजोर बना दिया गया है कि जनता न्याय पा ही नहीं सकती है। जनता को आपस में इतना विरोध बैर बढ़वाया गया है कि जनता का कोई सहयोग नहीं करता है। जनता एकदम निराश्रित है, निरीह है, इसलिए उसके साथ ये सारे अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं। और जो ये बड़ी बड़ी बातें नेताजी करते हैं कि जितने भी मारे गए हैं ये सब इनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, चाहे वो दुबे जी हो, चाहे वो अतीक जी हो। राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो बदमाश थे उन्हें मारकर अपनी राजनीति को उच्च शिखर पर पहुंचाने का काम किया गया है। लेकिन देश में कानून व्यवस्था जीरो है इस उत्तर प्रदेश की। ये जैसे चाहे वो तर्क कर सकते हैं खुले मंच पर आकर, चाहे योगी साहब कर ले चाहे मोदी साहब कर ले, खुले मंच पर मैं चैलेंज करता हूँ, जीरो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था जीरो है। अश्विनी जी, ये दर्शक हैं, ये हमारा सवाल तो है ही, दर्शकों का भी सवाल है।
कानून व्यवस्था जीरो है। अच्छी बात है, आपने माफिया को खत्म कर दिया, एक माफिया कम हो गया, 3 माफियाओं का जन्म हो गया, अच्छी बात है। लेकिन हम उन्नाव और जालौन की घटना पर आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। इस मामले में यहाँ पर अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि आपके संवाददाताओं ने बताया कि वहां पर एक मामले में 1 की गिरफ्तारी और दूसरे मामले में 2 की गिरफ्तारी, 3 अभी भी फरार हैं। आप सुनना नहीं चाहती हैं लग रहा है, मतलब सुनना चाहते हैं। अभी देखिए, कुछ दिन पहले अभी हमारे जयप्रकाश भाई ने हाथरस कांड का एक सवाल उठाया कि हाथरस में बड़ा विभत्स कांड हुआ। कोई भी घटना होती है निंदनीय होती है, उसको कहते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मीडिया ने भी बवाल मचाया, कांग्रेस सपा सबने बवाल मचाया। क्या हुआ? गैंगरेप हुआ है, यही लोग चिल्ला रहे थे। अदालत में क्या, अदालत ने पुष्टि कर दी गैंगरेप नहीं हुआ है। बाकी लोग बरी कर दिए गए। एक व्यक्ति उसमें जो था अपराधी, वो 304 में उसको आजीवन कारावास की सजा हो गई। अब देखिए, कानून को अपना काम करने दिया जाए। यहाँ पर हमारे जो है उच्चतम अदालत में है। अब देखिए, चलिए बात को पूरा करने दीजिए। अश्विनी जी बात पूरी करिए। अब इसके बाद ताहिरा जी के पास जाना है। अब सपा को भी तो बात हम बीच में, क्षमा चाहूंगा जयप्रकाश जी अगर मैं बीच में बोलता हूं आपके, नहीं अगर आप बोलेंगे तो क्षमा चाहूंगा। नहीं, अश्विनी जी बात पूरी करिए। ये लोगों ने किस तरीके से ड्रामा बनाया। जब अपने एक पत्रकार को शाहजहांपुर में जिंदा जलाकर मार दिया गया समाजवादी पार्टी की सरकार में, मैं गिनती करा देता हूं, बिक्की त्यागी 16 फरवरी 2015 को मुजफ्फरनगर कोर्ट में जज के सामने मार दिया जाता है। क्या कर लेती है इनकी सरकार 2015 में? कानून व्यवस्था का हनन उस समय नहीं होता है, कुत्ते, लोकतंत्र की हत्या उस समय नहीं होती है। कुत्ते एक अपराधी के कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं। और भी घटनाएं मैं आपको बताना चाहता हूं, जो विधायक जी की बात की, मेरे पास एक आंकड़ा है, सदन में आजम खान साहब ने दिया था। 1044 घटनाएं पुलिस वालों के ऊपर हमले की हुई है समाजवादी पार्टी की सरकार। ये सदन में बयान है संसदीय कार्य मंत्री का। अब सोचिए कि किस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद थे इनकी सरकार में। ये लोग क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश में इतना गड्ढा कर दिया है क्राइम का, इनके गुलदस्ते के और बगीचे के फूल जो अब तोड़ रहे हैं लोग, इन्होंने जो गड्ढे किए वो आप लोग भरने का काम करिए और उससे और बेहतरी का काम करिए, ताकि आम जनता ये कह सके कि नहीं, बीजेपी के कार्यकाल में स्थिति बहुत बढ़िया है, हम बहुत सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं, हमारी घरों की बेटियां शाम सूरज ढलने के बाद भी निकल सकती हैं, सुरक्षित हैं। ऐसा करिए। प्रदेश में हो रही है और सभी जनता बहुत खुश है। आप सर्वे कराकर देख लीजिए, आपके हाथ में हाथ कंगन को आरती क्या। ये घटनाएं 25 करोड़, मैं कह रहा हूं निंदनीय है। कोई भी घटना, चाहे उन्नाव के भाई हमारे संवाददाता आपके साथ खड़े हैं या जालौन से, कोई भी घटना, कोई भी उसको शाबाशी नहीं दी जा सकती। लेकिन पुलिस का एक काम होता है, हम उन काम को, हाँ ठीक है, कहीं लापरवाही पुलिस करती है तो उसका दंड भी दिया जाता है उसको। बिल्कुल, उम्मीद हम यही करते हैं। अश्विनी जी, अब आप मेन मुद्दे पर आए। सवाल के न्यूज दरअसल यही उठा रहा है कि इस उन्नाव और जालौन की घटना को लेकर क्या इन अपराधियों को किस तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और अभी तक ये जमानत पर बाहर आकर कैसे ऐसे अपराध को अंजाम दे सकते हैं, इनके अंदर वो डर क्यों नहीं है। सवाल यही हम आपसे पूछ रहे हैं, और न्याय कैसे मिलेगा। आपके पास वापस लौटेंगे क्योंकि जवाब आपको देना है। ताहिरा हसन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। ताहिरा जी, आपके पास आएंगे। पढ़ेंगी बेटियां, बढ़ेंगी बेटियां, ये स्लोगन हम बहुत अच्छे से बार बार सुनते रहते हैं, लेकिन जब बेटियां सुरक्षित ही नहीं हैं तो वो कैसे पढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी? बिल्कुल, कैसे पढ़ेंगी। और देखिए, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को तो किसी एक सरकार की बात नहीं है, सभी सरकारों में एंडोर्स किया गया है। महिला हिंसा पे बात हो रही है, जो बहुत बड़ा, मतलब स्पाइन चिलिंग क्राइम है, चाहे वो जालौन में हुआ हो या उन्नाव में बच्ची के साथ हुआ हो 2022 में। तो 13 साल की थी जब उसका बलात्कार हुआ था। दोनों ही केस हीनियस हैं, लेकिन आप देखिए कहीं से कहीं आपस में ही वो पॉलिटिकल उसमें बदल गया। बिल्कुल, जैसा मैंने पहले कहा था, कोई नहीं कह सकता कि हमारी पार्टी में महिलाओं को बड़ा महिमा मंडित किया गया। सभी पार्टियों में महिलाओं के प्रति इस तरह के बयान आए हैं, जिन्होंने उनकी अस्मिता को रौंदा है, और वो उन्हीं लोगों ने दिए हैं जो नेता गण रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि जब नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, तो जो एक मैसेज है वो सही नहीं जाता। और जालौन में जो हुआ ब्रॉड डे लाइट में हुआ, तो पता है क्या कानून का डर नहीं है लोगों को? क्या उनको लगता है कि महिलाओं के प्रति हिंसा करने के बाद वो निकल जाएंगे? और जो उन्नाव में हुआ वो उससे ज्यादा शर्मनाक हुआ कि एक बच्ची जिसके साथ अब बलात्कार हो चुका है, जिसकी अस्मिता रोंदी जा चुकी है, जिसके आत्मसम्मान आत्मबल को तोड़ा जा चुका है, उसके बाद उसके घर को जलाने का काम किया गया, और वो भी बेल से पे छुटे हुए उन आरोपियों के हौसले को देखिए। मैं इसलिए कह रही हूं कि पुलिस में रिफॉर्म की जरूरत है। ये किसी सरकार पे किसी पे टिप्पणी नहीं है, ये जरूरत है सभी पॉलिटिकल पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे आके इसको सोचना चाहिए कि जब वो सही तरीके से एविडेंसेस को कलेक्ट करेंगे, तुरंत का तुरंत किस तरह से कलेक्ट करना है, और तब जब वो प्रोड्यूस करेंगे ऑनरेबल कोर्ट में, तो ऑनरेबल जज उसी एविडेंसेस पे अपना जजमेंट देंगे। बिल्कुल। आपने देखा था दिल्ली छावला में केस में क्या हुआ था, वहां पर गैंग रेप हुआ था बच्ची के साथ, उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल को तक को इंसर्ट किया गया था, लेकिन एविडेंसेस प्रॉपर्ली कलेक्ट नहीं थे, इसलिए हमारी कोर्ट उस पर जजमेंट नहीं दे सकी। तो बात यह है कि एविडेंसेस कलेक्ट हो। जस्टिस वर्मा कमेटी निर्भया के बाद बनी है, उसकी एक एक चीजों को इंप्लीमेंट अभी तक क्यों नहीं किया गया? फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा हीनियस क्राइम का रिड्रेसल हो, एक लिमिटेड टाइम में रिड्रेसल हो, जिससे विटनेस हॉस्टाइल ना हो, और ये जो इस तरह के गूंस हैं, दरिंदे हैं, वो निकलकर एक सेफ रूट बनाकर निकल ना पाए, इस बात का ध्यान दिया जाए। कन्विक्शन रेट बढ़े, कन्विक्शन रेट कम है, कन्विक्शन रेट अभी मेरे ख्याल से मुश्किल से 27% है। कन्विक्शन रेट को बढ़ाना, जी आपके पास आएंगे। कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, लोग दंडित किए जाएंगे, तो डर पैदा होगा, कानून का इकबाल, कानून का डर पैदा होना चाहिए। ये आधी जमीन का सवाल, और आधी जमीन के साथ इस तरह के केस करके कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आंदोलन जो है, जो आजादी से लेके सारी आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी रही। जिस समय ब्रिटिशर से हेड ऑन ले रहे थे और सारे हमारे बड़े टॉल लीडर्स अंडरग्राउंड थे, उस वक्त महिलाओं ने ही झंडे को संभाला था, तिरंगे को। तो ऐसा नहीं है, महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल। मैं कुछ जी थोड़ा सा मैं वो करना चाहता हूँ। ताहिरा जी देखिए बहुत अच्छी वक्ता है और सोशल वर्कर है, बहुत अच्छा काम करती हैं, और इन्होंने जो कहा उससे मैं काफी हद तक सहमत भी हूँ कि रिफॉर्म और सब चीजें, ये सब तो ऊंचे लेवल की चीजें हैं कि भाई रिफॉर्म होना चाहिए, बहुत सी चीजें हैं, मांग करते रहते हैं ये लोग। लेकिन जो कन्विक्शन की बात ताहिरा जी आपने की, कन्विक्शन का ही मैंने थोड़ा सा आंकड़ा गिना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट कब से लागू हुआ है? उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं खास करके, ये भाजपा सरकार में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट लागू हुआ है। ये आपको क्यों लागू हुआ है? कि कन्विक्शन रेट को बढ़ाया जाए। दिलवाया है 18 महीने में, जो फांसी की हम बात कर रहे हैं, 35 फांसी इधर 18 महीने इधर की बात कर रहा हूं मैं, 1.5 साल की बात कर रहा हूं। और जो आजीवन कारावास की बात है, एनकाउंटर 11,000 जो हुए हैं, उसमें 400 पुलिस वाले जख्मी हैं और 182 जो मारे गए, जिससे सवाल भी उठते हैं। वो तो ह्यूमन राइट्स का और उसका सबका सवाल उठेगा, लेकिन मजिस्ट्रेट की जो जांच होती है, यहां पर क्या है कि हर चीज को आपने जो कहा पहली लाइन से मैं आपके एकदम सहमत हूं कि कोई भी बेहतर काम किया जाता है उसका राजनीतिकरण किया जाता है, तुरंत किया जाता है। मैं एक उदाहरण लेता हूं, विकास दुबे का एनकाउंटर कानपुर में हुआ। विकास दुबे को इतना महिमा मंडित किया गया, वो परशुराम के वंशज हो गए, ब्राह्मण मार रहे हैं मुख्यमंत्री जी, बहुत कुछ किया गया, मगर वहां देवेंद्र मिश्रा सीओ मरे, शहीद हुए, वो क्षमा चाहता हूं, मरे नहीं शहीद हुए, वो वहां पर वो ब्राह्मण नहीं थे। 8 पुलिस वाले जो शहीद हुए, दुख इसलिए तो खुशी दुबे का भी बता दीजिएगा, उसे किस भाई बता, मैं पूछ रहा हूँ खुशी दुबे, आपको खुशी दुबे याद है? मैं वही कहने जा रहा था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। खुशी दुबे के नाम पर सतीश मिश्रा हो या समाजवादी पार्टी हो, सब कुछ किया, लेकिन क्या शहीद देवेंद्र मिश्रा के घर कोई गया? उनकी देवेंद्र मिश्रा की बीवी, शहीद देवेंद्र मिश्रा की बीवी को विकास दुबे मारे तो खुशी दुबे का आप मार देंगे?
अश्विनी जी, मुझे लगता है इस मुद्दे को पॉलिटिकल ना करके हम मेन मुद्दे पर वापस लौट आए तो ज्यादा अच्छा है। अश्विनी जी, ये कोई राजनीतिकरण का मुद्दा नहीं है। इसमें मुझे लगता है आप दोनों ही पार्टियों को बहुत गंभीरता बरतनी चाहिए और ये कहना चाहिए, चाहे वो सपा के हो या बीजेपी के, आपको इस बात को लेकर थोड़ा गंभीर होना चाहिए कि हम सजा दिलवाएंगे, हम इन गुनाहों को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रयास करेंगे। बजाय इसके आप लोग इस तरीके से बहसबाजी कर रहे हैं। अश्विनी जी गुंडों की पार्टी कही जाती है। हमारे शहीदों का एक बार भी नाम नहीं लेंगे और जाति अच्छी बात है अश्विनी जी, ये राजनीतिक मंच नहीं है, इसका लिहाज रखिए थोड़ा सा, क्योंकि आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, अपनी पार्टी की योजनाओं का बखान करेंगे। हम आम जनता के हित की बात कर रहे हैं कि आम जनता और महिलाओं को कैसे न्याय मिल सके। अश्विनी जी, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, हम वहां का रुख करेंगे। माजिद अरमान जी जुड़े हुए हैं, जरा रुख कर लेते हैं जालौन का। माजिद, अभी इस मामले में लेकर प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की? क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? अरे चोरी ही कर लिए होते, जेल चले गए होते। कौन समाजवादी पार्टी का नेता जेल गया है? चलिए, ये जालौन और उन्नाव के जो अपराधी हैं, इनको आप जेल के पीछे भिजवा दीजिए और कड़ी सजा दिलवाइए। अश्विनी जी, सत्ता में आप हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। माजिद अरमान, चलिए अश्विनी जी, आपके पास वापस लौटेंगे। जयप्रकाश जी और अश्विनी जी, आप लोग शांत हो जाइए। बेहद गंभीर मसला है ये, इसको भी मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। गलत बात है ये। माजिद अरमान जी, अगर देखा जाए प्रशासनिक आला अधिकारियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है, इसमें किस तरीके से कार्रवाई कहां तक पहुंची? हालांकि माजिद का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारे वरिष्ठ नेता लोग आपस में बहस करने में मशगूल नजर आ रहे हैं। दर्शकों का लिहाज करिए आप दोनों मेहमान। अश्विनी जी और जयप्रकाश जी, गुजारिश है आपसे, शांत हो जाइए। दर्शक देख रहे हैं आप लोगों को। इतने गंभीर मसले में इस तरीके की बहसबाजी अच्छी नहीं लगती। जी माजिद, तो जिस तरीके से उनसे हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया है कि जिस तरीके दो लड़की की हत्या हुई है उसमें कहीं ना कहीं कोई और लोग शामिल तो नहीं है। इसको लेकर उन्होंने एक लड़के को 10 घंटे के अंदर हालांकि खोज निकाला और उसको आप इनकाउंटर में उसको लेके जेल आए और उससे पूछताछ भी की। उससे पूछा है कि क्यों तुमने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया, तो उन्होंने कहा था कि हमारे रिश्तेदारी और रिश्ते का मामला था और हम लोग चाहते थे कि इस लड़की से इसकी शादी हो जाए, वो नहीं हो पाई। इसको खुन्नस निकालने को लेकर लड़के ने उसकी हत्या कर दी। हालांकि इस हत्या में उस लड़के का मामा का लड़का भी शामिल है और उसको भी अभी खोजा जा रहा है, हालांकि वो नहीं मिला है। लेकिन कितने लोग और शामिल है इसको लेकर परिजनों की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। माजिद, परिजनों की प्रतिक्रिया आई इस मामले में? परिजनों का देखिए कि जब कोई लड़की सरेआम किसी लड़की छोटी लड़की की हत्या हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनके गम और दुख और डर भी उनके दिमाग में बसा हुआ है। हालांकि उन्होंने FIR की है, प्रार्थना पत्र लिया है कि जो नामदर्ज प्रार्थना पत्र था और उनका कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग सड़कों पे आके जाम लगाएंगे और अनशन पे बैठेंगे। चलिए, कार्रवाई की मांग, इंसाफ नहीं मिला तो हम प्रदर्शन करेंगे। शुक्रिया माजिद इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। रुख करते हैं उन्नाव का, जहां से हमारे विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जुड़े हुए हैं। अरुण, इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 3 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। क्या कुछ कवायद की जा रही है उनकी धरपकड़ के लिए? थोड़ा सा साफ कर दें, अभी मुझे लग रहा मैं अपनी बात समझा नहीं पाया था। एक्चुअली ये पूरा मामला 13 फरवरी 2022 का है, जब उस पीड़िता जिस समय उसकी उम्र 11 वर्ष थी और उसके साथ दरिंदगी होती है, वो दिन था 13 फरवरी 2022 का।
और दरिंदगी के बाद उस बच्ची ने 5 लोगों को नामित किया था। जो स्थानीय पुलिस है उस समय उसने 3 नाम बाहर कर दिए थे 5 में से, और केवल 2 के खिलाफ FIR लिख के उसको जेल भेजने का काम किया था पुलिस ने। और अगर बात करें तो जो दरिंदगी हुई थी, उस दरिंदगी की परिणति में उस बच्ची को, जो 11 साल की, मात्र 11 साल की उसकी उम्र थी, और उसको सितंबर 2022 में उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जिस बच्चे की उम्र आज 6 महीने की है। उस बच्चे को मारने की नियत से जो लोग जेल से छूटे हैं, जमानत पर छूटे हैं, उन्होंने इस पीड़िता के बाबा को, इस पीड़िता के चाचा को अपने साथ मिलाया, और मिलाने के बाद में पहले उसके पीड़िता के पिता पे हमला किया 13 अप्रैल को, और उसके बाद में 17 अप्रैल को जब पीड़िता का पिता जिला अस्पताल में इलाज ले रहा था और घर पर पीड़िता और पीड़िता की मां अकेले थी, उस समय फिर से घर पर हमला करते हैं, सुलह का दबाव बनाते हैं, मारपीट करते हैं, और उसके बाद में जो घर का छप्पर है उसमें आग लगा देते हैं, वो दबंग। अगर बात करें तो 13 अप्रैल की घटना पुलिस ने पंजीकृत नहीं की थी, और उसे पंजीकृत किया है 17 अप्रैल की रात में, और 17 अप्रैल की घटना को भी 17 अप्रैल की रात में ही पंजीकृत किया है। जो वहां थाना अध्यक्ष है, जो इंस्पेक्टर है उस थाने के, मौरवा थाने के, वो लगभग 1 साल से भी अधिक समय से उस थाने में है। पूरा घटनाक्रम उनके कहीं ना कहीं इर्द गिर्द है। उन्होंने ही उन 3 लोगों को पहले बाहर किया था, और आज फिर उसी घटनाक्रम में जो FIR हुई है, जो अभी कल 17 अप्रैल की रात में FIR हुई है, उसमें 7 लोगों को नामित किया गया था, जिसमें सिर्फ 2 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है। 7 लोगों को नामित किया गया था, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 7 में से 2 की गिरफ्तारी हुई है अभी तक। बाकी के लिए क्या कुछ कवायद तेज होती नजर आ रही है? बिल्कुल, इस पूरे मामले में पुलिस का तो हालांकि, और इससे भी आगे कहना, पुलिस का कहना है कि कई नाम जो पीड़िता ने दिए हैं कि उन लोगों के द्वारा इस तरीके की घटना कारित की गई है, उसमें से कई लोग गांव में मौजूद ही नहीं है, उनकी लोकेशन नहीं मिल रही है, संभवतः वो लोग बाहर हैं, इसलिए उन लोगों के नाम क्यों लिखाए गए इसकी हम जांच करेंगे। उसके बाद आगे की गिरफ्तारियां होंगी। जो 3 नाम, 2 नाम जो गांव के अंदर थे, जिसमें पीड़िता का चाचा और पीड़िता का बाबा, उनकी गिरफ्तारी का दावा स्थानीय पुलिस कर रही है, लेकिन जो 5 बाहरी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी ये पुलिस बता सकती है। और वो जो पीछे वाले 3 नाम थे, जिस समय पीड़िता के साथ घटना घटित होती है और 5 नाम पीड़िता देती है, और हालांकि वो पूरा मामला जो पीड़िता के अधिवक्ता है लेकर 156 दिन में न्यायालय भी गए हैं, उस पर कब निर्णय आता है ये बात की बात है। लेकिन जो अगर 17 अप्रैल की घटना की बात करें तो इसमें 2 अवोध बच्चे, जिनमें से एक की उम्र 6 माह होती है और दूसरे की उम्र 2 माह 3 माह होती है, दोनों गंभीर रूप से झुलसे हैं। जो पीड़िता की बहन है, बिल्कुल, अभी स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है इन दोनों ही मासूमों की, अरुण? हाँ, अगर बात करें तो कानपुर उर्सला में इनका इलाज चल रहा है, और जो उन्नाव के CMS है उन्होंने सिर्फ इसीलिए इनको कानपुर रेफर किया है कि जो पीड़िता की बहन है 2 माह की, उसको 45% जला बताया जा रहा है, और जो पीड़िता का बेटा है उसको 35% जला बताया जा रहा है। दोनों की हालत कहीं ना कहीं क्रिटिकल थी, इसलिए इनको कानपुर बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। लेकिन इस पूरे मामले पर अगर बात कर ले तो जो स्थानीय प्रशासन है उसको, वो अगर पहले ही राउंड में न्याय दे देता तो संभवतः बिल्कुल स्थिति यहाँ तक नहीं पहुंचती। शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। माजिद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी घटना को विस्तार से बताने के लिए। ताहिरा हसन जी, आपके पास आते हैं। दोनों ही स्थितियों में आपने देखा कि यहाँ पर आग लगा दी जाती है। जो पहले से सजा काट रहे थे वो एक बार फिर से बाहर आते हैं जमानत में, फिर से आग लगा देते हैं, और ये पूरा घटनाक्रम, मतलब एक तरीके से ये हिम्मत देखिए इन अपराधियों की। तो इन अपराधों पर सवाल फिर से वही कि अंकुश कैसे लग पाएगा। स्थानीय पुलिस का लचर रवैया भी बताया हमारे सहयोगी ने। उनका डर बढ़ेगा और तुरंत सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे और दंडित किया जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें जो है वो शायद एविडेंसेस पूरी तरह से कलेक्ट नहीं हुए, वो बेल पे छूट गया, और छुटने के बाद प्रेशर बिल्डअप कर रहा था कि कंप्लेन वापस लो। ये परिवार की मैं हौसले को सलाम करती हूँ माँ बेटी के, कि उन्होंने कंप्लेन वापस लेने से इनकार किया। जब इनकार किया तब उसने उनके झोपड़ी में
आग लगाई, जहां 2 छोटे बच्चे, मासूम बच्चे थे, जिनके काफी हद तक वो जल भी गए हैं। तो मुझे लगता है इस तरह के जो दरिंदे हैं, जो बलात्कार के केस में, मर्डर के केस में, और खासकर महिलाओं के साथ बलात्कार, देखिए एक ऐसा क्राइम है, जैसे मैंने पहले कहा था, ये एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है आत्मबल और आत्मसम्मान तोड़ने के लिए, बिल्कुल कमजोर करने की और कोशिश बिल्कुल किया जाता है, जिससे कि महिलाएं गरीब परिवार की है और अधिकतर देखा गया है कि मिडिल क्लास और गरीब परिवार की ही ये बच्चियां होती हैं जो ऐसे हादसों का शिकार होती हैं। बड़ा चिंता का विषय है। चलते चलते अश्विनी जी से जरा पूछ लेते हैं कि अब 7 में से 2 की तो गिरफ्तारी हो गई है, बाकियों की कब होगी? अश्विनी जी। अनम्यूट कर दीजिए भाई। जी, अब मैं कह रहा हूं कि विवेचना जो है, अगर विवेचना में जो कोई चीजें उसमें अपराध पाया जाता है, विवेचना होती है। चलिए, विवेचना का विषय है, समय का अभाव है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि सबूतों के आधार पर सजा तय होती है। जैसे आप सबूत पेश करोगे, न्यायालय उस तरीके से फैसला सुनाता है। लेकिन यहाँ पर तो राजनीतिक दबाव में सबूत भी बदल दिए जाते हैं। तो कानून व्यवस्था का राज कहाँ से हो गया? सवाल यही है कि कानून व्यवस्था अगर बेहतर है तो ऐसी घटनाओं में अंकुश लगना चाहिए, जो कि लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इस उन्नाव की घटना और जालौन का जो घटनाक्रम सामने आया, उन्नाव की इस पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, जालौन की उस पीड़िता के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।